बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट बॉटनी की इस क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। इससे पहले हमने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया था और वो सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी थी हमने वो रूट में। आज हम उसी तरह से डाइकोट स्टेम में किस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसके द्वारा उसकी मोटाई में वृद्धि होती है, इस संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। हम किसी द्विबीजपत्री पादप कि तने की अनुप्रस्थ काट या स्टेम की टीएच का यदि अवलोकन करें तो हमें सबसे बाह्य सतह पर एपिडर्मिस दिखाई देती है, जिस पर मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर स्थित होते हुए दिखाई देते हैं। उसके जस्ट नीचे की ओर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद में कॉर्टेक्स होता है जो विभाजित होता है, जिसको आउटर कॉर्टेक्स, इंटर कॉर्टेक्स और मिडिल कॉर्टेक्स के रूप में विभाजित करते हैं। सबसे आंतरिक परत होती है वो एंडोडर्मिस कहलाती है, जो लगभग अल्प विकसित होती है। केंद्रीय भाग में सेवन पुल दिखाई देते हैं। ये सेवन पुल एक ही वलय में स्थित होते हैं। वलय का मतलब जैसे एक रिंग के अंतर्गत ये उपस्थित होते हैं, जबकि रूट में इस प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती थी, वहाँ पे अरीय सेवन पुल पाए जाते हैं। प्रत्येक सेवन पुल जो कि जाइलम और फ्लोएम से निर्मित होता है, इस जाइलम हमेशा केंद्र की ओर और फ्लोएम हमेशा बाहर की ओर होता है। इस प्रकार के सेवन पुल को हम कोलेटरल वेस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। एक ही त्रिज्या पर जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होने के कारण इसको संयुक्त या कोजॉइंट वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। तो एक प्रारूपिक स्टेम के अंतर्गत हमें वेस्कुलर बंडल की स्थिति इस प्रकार की दिखाई देती है। सेकेंडरी ग्रोथ दो प्रकार से होती है। एक होती है वेस्कुलर बंडल में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ और दूसरी होती है कॉर्टेक्स क्षेत्र में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ। जो कॉर्टेक्स क्षेत्र की कोशिका से होती है उसको एक्स्ट्रास्टेलर या बाह्यरंभीय द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, जबकि जो सेवन पुल में होती है उसको हम रंभीय द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान विशेष प्रकार की मेरिस्टेमेटिक कोशिका, जिसको हम कैम्बियम कहते हैं, के द्वारा नए ऊतकों का निर्माण होता है। ये ऊतक जाइलम और फ्लोएम होंगे। इनको द्वितीयक ऊतक या सेकेंडरी टिश्यू कहते हैं। तो ये सेकेंडरी टिश्यूज भी दो प्रकार के होंगे, सेकेंडरी जाइलम बनेंगे और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। प्रोकैम्बियम से विकसित होने वाले वेस्कुलर बंडल में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होता है। इस सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप पादप की मोटाई में वृद्धि होती है, जिसके कारण इसको उस पादप भाग को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, जब सेकेंडरी ग्रोथ प्रारंभ होती है और ये ग्रोथ लगभग 1 से 2 वर्ष के पादप भाग में होना प्रारंभ होती है। इस दौरान होता क्या है, सेवन पुल के मध्य जो एधा पाया जाता है, कैम्बियम पाया जाता है, उसको वेस्कुलर कैम्बियम नाम देते हैं या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। इसी दौरान इन एधा के पास में स्थित मर्दुतकीय कोशिका है, जो दो सेवन पुल के मध्य स्थित होती है, वो भी सक्रिय होकर कैम्बियम के समान कार्य करना प्रारंभ करती है।
तो प्रारंभ में जैसे एक सेवनपुल ये है, दूसरा सेवनपुल ये है, इसके पास में स्थित ये कोशिकाएं ऐदा, जो ऐदा के सम्मुख स्थित है, सक्रिय होकर के ऐदा का निर्माण करती है। धीरे धीरे दोनों प्रकार की कोशिकाएं मिल करके दो सेवनपुल के मध्य, ऐसा लगता है कि दोनों सेवनपुल को जोड़ रही है, ऐसी संरचनाएं कैम्बियम के रूप में विकसित होती है। तो होता ये भी कैम्बियम ही है। तो इस प्रकार से कैम्बियम दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला सेवनपुल के मध्य जो जाइलम और फ्लोएम के मध्य स्थित है उसको वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे, जबकि सेवनपुल के मध्य उत्पन्न नए कैम्बियम को इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस दौरान किसी भी प्रकार के सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए इस अवस्था में पित्त विकसित रूप से और संपूर्ण केंद्रीय भाग के अंतर्गत दिखाई देता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण होना प्रारंभ होता है तो होगा क्या, वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम की कोशिका है जो बाहर की ओर विभेदित होकर के कोशिका का निर्माण करती है, प्रेदी का निर्मित करती है। ये आगे जाकर के फ्लोएम का निर्माण करती है, जबकि आंतरिक भाग की ओर निर्मित कोशिकाएं सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है। तो नंबर फर्स्ट, सेवनपुल के मध्य स्थित कैम्बियम के द्वारा बाह्य सतह की ओर, आउटर सरफेस की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और आंतरिक भाग की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है, जबकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के द्वारा वेसिकुलर कैम्बियम के समान ही विभाजन होता है, जिससे बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और आंतरिक भाग की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। इस दौरान हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो सेवनपुल पहले से विद्यमान है उनमें नए द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होता है, जिसके कारण प्राइमरी टिश्यूज हैं वो धीरे धीरे केंद्र की ओर खिसकना प्रारंभ होती है, जबकि प्राइमरी फ्लोएम परिधि की ओर खिसकता है। इनके मध्य द्वितीयक ऊतक पाए जाते हैं, द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जबकि इन सेवनपुलों के मध्य स्थित इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के द्वारा जो ऊतक विकसित होते हैं, इसके कारण इन सेवनपुलों के मध्य और सेवनपुल विकसित होते हैं। तो पहले यदि 10 सेवनपुल थे तब उनके मध्य 10 और सेवनपुल का निर्माण होने से सेवनपुलों की संख्या बढ़ती है। फलस्वरूप ये पादप भाग डायमीटर में या व्यास में वृद्धि करना प्रारंभ करता है। नवनिर्मित जाइलम और फ्लोएम जो कि इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के द्वारा विकसित होता है, वो आपस में मिल करके बाहर की ओर जाइलम फ्लोएम वलय का निर्माण करता है, जबकि आंतरिक भाग की ओर जाइलम वलय का निर्माण करता है। तो आंतरिक भाग के सभी जाइलम, द्वितीयक जाइलम मिल करके जाइलम वलय का निर्माण करेंगे। ठीक इसी प्रकार से बाहर की ओर भी अधिक मात्रा में फ्लोएम बनने से फ्लोएम वलय का निर्माण करता है। प्रारंभिक अवस्था तक, जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, तब तक फ्लोएम और जाइलम समूह के रूप में दिखाई देते हैं। आंतरिक सतह की और कैम्बियम कोशिका बाह्य सतह की तुलना में अधिक एक्टिव होती है, जिसके फलस्वरूप द्वितीयक जाइलम का निर्माण द्वितीयक फ्लोएम की तुलना में अधिक मात्रा में होता है। जैसे जैसे द्वितीयक जाइलम बनते जाएंगे, उसी दौरान या उसके कारण प्राइमरी जाइलम धीरे धीरे पित्त की ओर खिसकते जाते हैं। पित्त की ओर खिसकने के कारण पित्त विघटित हो जाते हैं। जो पित्त गुहिका
पिट कैविटी प्रारंभ में बड़े आकार की थी, उसमें या उस स्थान पर प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम के आने के कारण धीरे धीरे पिट कैविटी विघटित होकर के संकनित हो जाती है या छोटी हो जाती है, और अधिक सेकेंडरी ग्रोथ लगातार हो जाने से उस स्थान पर पूर्ण रूप से प्राइमरी जाइलम आ जाते हैं, फलस्वरूप पिट कैविटी समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार या इसी तरह से प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम के नियमित होने के कारण बाहर की ओर धकेल दिए जाते हैं। धीरे धीरे वो वल्कुट की कोशिका को विघटित करके बाहर की ओर निकल जाते हैं। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण संरचनाएं का निर्माण होती है, उनको हम मेडुलरी रे कहते हैं। ये मेडुलरी रे कहाँ से उत्पन्न हुई? ये उत्पन्न हुई है जाइलम के मध्य स्थित मर्दुतक कोशिकाओं से, अथवा जो पित्त कोशिका सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है, वो सब ई स्थानों से या कंटिन्यू वलय से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनाती, बल्कि कुछ स्थानों से मर्दुतकीय फ्यूजिफॉर्म सेल्स का निर्माण करती है। किसके स्थान पर? जाइलम और फ्लोएम के स्थान पर। ये फ्यूजिफॉर्म सेल्स एक दूसरे से जुड़ करके एक रे के समान या अरीय रेखाओं के समान संरचनाओं का निर्माण करती है। इनको ही मेडुलरी रे नाम दिया जाता है। तो मेडुलरी रे कहाँ से कहाँ तक स्थित हो सकती है? हो सकता है वो केवल जाइलम के मध्य ही हो, तो उसको हम जाइलमी या जाइलम मेडुलरी रे कहते हैं, अथवा फ्लोएम से जाइलम तक हो तो उसको हम वेस्कुलर मेडुलरी रे के नाम से जानते हैं। जब पूर्ण रूप से सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो उस समय हमें इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलता है। इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं? सबसे बाह्य भाग पर फैलम कहलाता है, ये फेलोजन है जो कि एक्स्ट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में अलग से करेंगे। इसके अतिरिक्त स्टिलर ग्रोथ होने के कारण ये केंद्रीय भाग द्वितीयक वृद्धि को शो कर रहा है। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? इसमें लंबी जो रेखा दिखाई देती है वो मेडुलरी रे या मज्जा कहलाती है। इसके अतिरिक्त ये जो ब्लू कलर का पॉइंट है ये सेकेंडरी जाइलम कहलाता है। सेकेंडरी जाइलम के बाहर की ओर परिधि की ओर कैम्बियम रिंग है, और कैम्बियम रिंग के बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर की ओर प्राइमरी फ्लोएम होता है। जबकि प्राइमरी जाइलम केंद्रीय भाग में समूह के रूप में दिखाई देते हैं। सेकेंडरी जाइलम का लगातार निर्माण होते रहने से प्राइमरी जाइलम पित्त के केंद्रीय भाग की ओर धंसते जाते हैं। अल्टीमेटली ये जाइलम या ये ऊतक, प्राइमरी ऊतक धीरे धीरे विघटित हो जाते हैं। कैम्बियम की सक्रियता पूरे वर्ष एक समान नहीं होती। जब कैम्बियम की सक्रियता अधिक होती है उस स्थिति में बड़ी वाहिकाओं युक्त जाइलम का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप उस केंद्रीय भाग में या कास्ट में बड़े बड़े छिद्र होते हैं। ऐसी कास्ट को सरंध्रीय अथवा पोरस वुड के नाम से जाना जाता है। जबकि जब कैम्बियम की एक्टिवनेस या एक्टिविटी कम होती है, सक्रियता कम होती है, उस दौरान छोटी और संकरी गुहिका युक्त वाहिकाओं का निर्माण होता है। ऐसी वुड को हम लोग नॉन पोरस वुड या असिद्रीय वुड कहते हैं। पोरस वुड सामान्य तौर पर जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत मिलती है, नॉन पोरस एंजियोस्पर्म मिलती है। सेकेंडरी जाइलम युक्त केंद्रीय भाग कास्ट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? कास्ट कहेंगे उसको, जाइलम को ही हम उसको कास्ट कहते हैं। अब ये कास्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है स्प्रिंग वुड और दूसरी होती है जिसको हम
एक को शरद कास्ट कहते हैं और दूसरे को वसंत कास्ट कहते हैं, स्प्रिंग वुड, विंटर वुड। ये दो प्रकार की कास्ट है क्या? कैम्बियम की सक्रियता बसंत ऋतु में अधिक होती है, इसलिए बसंत ऋतु में निर्मित होने वाली इस कास्ट को हम बसंत कास्ट कहते हैं। जबकि शरद ऋतु में कैम्बियम की एक्टिविटी कम होने के कारण, उसकी सक्रियता कम होने के कारण बनने वाली कास्ट को हम शरद कास्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कैम्बियम की असामान्य सक्रियता के फलस्वरूप कभी कभी अलग अलग वलय के रूप में कास्ट का निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो इन वलय को देख करके हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ कितनी बार हुई है। वार्षिक वलय इन संरचनाओं को कहते हैं। एक वर्ष में निर्मित होने वाली वलय को क्या नाम देते हैं? वार्षिक वलय। और वार्षिक वलय को गिन करके हम पादप की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। विज्ञान की इस शाखा को, जिसके अंतर्गत वार्षिक वलय के आधार पर पादप की आयु ज्ञात की जाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। इस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ लगातार होने से द्वितीयक ऊतक बनते हैं, जो धीरे धीरे केंद्र की ओर प्रारंभ में खिसकेंगे, लेकिन केंद्र तक पहुंचने के बाद जब पित्त कैविटी समाप्त हो जाती है तो धीरे धीरे बाहर की ओर प्रसारित होना प्रारंभ होता है। फलस्वरूप वल्कुट पर दबाव डालेंगे, इसके कारण वल्कुट की कोशिका विघटित होती है, जिसके फलस्वरूप बाह्य रंध्रीय वृद्धि होना प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान होने वाली बाह्य रंध्रीय वृद्धि अथवा एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में डिस्कस करेंगे कि कुल कितने प्रकार की वुड पाई जाती है, जिसको हार्टवुड भी कहते हैं, सेपवुड भी कहते हैं, उनमें क्या अंतर होता है और उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।